नोट देखा जरूरी है मैं देखूं? नहीं, ठीक है। अच्छा, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, तो बेसिकली जो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड्स है हम उनके बारे में बातें करेंगे। अच्छा, अभी क्या है, इस चैप्टर जो है, इस चैप्टर में जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, पहले हम उस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। यस सर। तो बेसिकली इट इज अ पार्ट 2 जीओसी। जीओसी के दो पार्ट है। पहले पार्ट में बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स बताए गए, जैसे एसिडिटी, बेसिसिटी, कार्बोकेटाइन क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कार्बन अनायन क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, ये सब चीजें बताई गई है जीओसी में। जीओसी 2 इज ऑल अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म, कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो किस तरीके से हो रही है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो जब तक रिएक्शन मैकेनिज्म अच्छे समझ में नहीं आएगा, तुम आगे जो है मैकेनिज्म समझ ही नहीं पाओगे कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। नाउ इन एवरी ऑर्गेनिक रिएक्शन बेसिकली तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है। तो रिएजेंट क्या करता है, वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पे अटैक होता है, और रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करके या तो वहां ऐड हो जाता है या कुछ एलिमिनेट करता है। जो भी तुम्हारी रिएक्शन हो रही है वहां से तुमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। मैकेनिज्म में क्या है कि तुम्हारा रिएजेंट जो है वो किस तरीके से अटैक कर रहा है, उसका पूरा प्रोसीजर होता है मैकेनिज्म में। तो वो ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली। और वहां पे इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बहुत यूज आएगा इस चैप्टर। अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो आगे इतनी दिक्कत नहीं आती, आगे सारे चीजें इजी हो जाती है। बट ये चैप्टर अच्छे समझ में आना चाहिए। ऑन द टॉप ऑफ दैट SN1, SN2, E1, E2 अच्छे समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट्स का क्या यूज है। सॉल्वेंट हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में। जब भी हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सॉल्वेंट यूज करते हैं। सॉल्वेंट का क्या यूज है, तुम्हारे रिएजेंट्स कौन कौन से, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, उनका मतलब क्या है और वो किस तरीके से अटैक करते हैं, किस तरीके से उन पर अटैक होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और सॉल्वेंट भी, हमने ये सॉल्वेंट ही क्यों यूज किया, ये सॉल्वेंट क्यों यूज नहीं किया, यहाँ पे ये रिएजेंट यूज किया, ये क्यों नहीं किया, ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। तो तुम्हारा मेन रिएक्शन क्या है, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट। लिखते रहो साथ साथ में। तुम्हारे पास है सॉल्वेंट, प्रोडक्ट बन गया। रिएजेंट क्या होता है, अटैकिंग स्पीशीज, which is being attacked. Next है types of solvent. देखो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में पोलर और नॉन पोलर दोनों आते हैं। पोलर भी दो टाइप का होता है, पोलर प्रोटिक, एक बार समझ लो, लिखते रहना। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का मतलब ये, पोलर नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है, डाइपोल होता है पोलर में, नॉन पोलर में डाइपोल नहीं होता है। अच्छा, पोलर दो पार्ट में होता है, वो तुमको शायद नहीं बताया। पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक ऐसे पोलर सॉल्वेंट्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो बेसिकली उनकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। प्रोटिक का मतलब क्या है, H+, है ना, जिनमें H+ हो तो बेसिकली वो तुम्हारे क्या होते हैं, H+ और वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो उनको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक। एप्रोटिक जिनमें पोलर हो बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो होते हैं पोलर एप्रोटिक। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे नॉन पोलर में आ जाएंगे। पोलैरिटी बढ़ के जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बेसिकली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन क्या होता है सर? H बॉन्ड बॉन्ड करता है FON के साथ, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस सर। और हाइड्रोजन के ऊपर क्या कंडीशन है,
हाइड्रोजन ऐसे कर लिया क्या, बॉन्ड ऐसे बना लिया? सर वो भी सर वो भी वैसे bonded के होना साथ चाहिए। bonded। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से इसका मतलब हाइड्रोजन शुड बी highly electropositive. So hydrogen being very high electropositive compared to the normal hydrogen because it is attached to highly electronegative atom. So hydrogen के ऊपर delta positive will be very high, है ना? FON already delta negative बहुत ज्यादा high है. Polarity क्या होगी? चलो इसमें सॉल्वेंट क्या करता है, तुम्हारे कटायन और अनायन को स्टेबलाइज करता है. अगर हम पोलैरिटी की बात करते हैं तो ड्यूरिंग द रिएक्शन, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ solvent stabilizes the cation or anion formed during the reaction. This stabilization known as solvation. नॉन पोलर सॉल्वेंट सभी को पता है, म्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. They dissolve non-polar compounds. Likes dissolve likes. नेक्स्ट है पोलर प्रोटिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले. Capable of hydrogen bonding. For example, सबसे ज्यादा सही है H2, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो ये क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव. हाइड्रोजन क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव. जैसे मान लो तुम्हारे पास कटायन और एनायन है, कोई भी चार्ज स्पीशीज है, तो ये क्या कर रहा है, याद है मैंने कहाँ पढ़ाया था, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, यस सर। और फिर एस ब्लॉक में फिर से बताया था. वो याद नहीं है किसी को, दिख रहे हो, इस तरीके से स्टेबलाइज करता है. तो प्लस एक्स प्लस में होता है, क्या क्या प्लस एक्स प्लस डिनोट करते जरूरी नहीं है, प्लस मतलब कटायन, कोई भी कटायन. तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन और हाइड्रेशन. और जो एनर्जी रिलीज उससे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन. हाइड्रेशन.
डन. नेक्स्ट है पोलर एप्रोटिक. नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब पोलर तो होगा ही ऑब्वियसली. दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट टू एनहांस solubility. जैसे तुम्हारा है एसीटोन. तो ब्रदर तुम बताओ, क्या इसमें एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? इसमें ऑक्सीजन है तो सही. है सर, क्यों तो मतलब ऐसा आप एक और एसिड है तो एज उसको आ सकता है सर. अगर एज उसके बाजू में पास में आना चाहिए ना, नहीं समझ में आएगा मेरे को. अब ऐसे नहीं तुम बताओ. सर इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि सर O के साथ अगर H बॉन्डिंग में होता तब होता. अदरवाइज अकेले ऑक्सीजन कुछ नहीं कर पाएगा. इसके साथ हाइड्रोजन शुड बी अटैच, तभी हम उसकी बात कर रहे हैं. स्ट्रॉन्ग डाइपोल का क्या? जैसे सीड ये है, अच्छा डाइपोल मोमेंट. कार्बन की इलेक्ट्रॉन 2.1 है, ऑक्सीजन की 3.5. ये दिस इज स्ट्रांग डाइपोल मोमेंट. क्या ये पोलर प्रोटीन में मेंशन किया है. पूरे प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जरूरत ही नहीं है. ऑलरेडी देयर इज अ क्या नाम है, डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है. सारे के सारे इंपॉर्टेंट एप्रोटिक सॉल्वेंट है. एसीटोन, THF, DMSO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ आ जाओ. सर एसीटोन में H बॉन्डिंग का रीजन एक बार वापस बताइए. तुम बताओ पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? सर जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करता है तब H बॉन्डिंग. यहाँ पे एसीटोन में हो रहा है क्या ऐसा? नो सर. तो कैसे होगी? इंपॉर्टेंट वाले सारे नहीं, मतलब ये तीन चार तो बहुत बार आएंगे. डी में DMSO एसीटोन का ऐसे ही आ जाएगा. इंपॉर्टेंट है काम करना. हाँ मतलब उस तरीके से.
सर हाँ बोलो। सर ये लास्ट कंपाउंड कौन सा है? कौन सा? कौन सा? लास्ट कंपाउंड हेक्सामिथाइल फॉस्फामाइड। डन। लिख लो फटाफट। तुम कल क्यों नहीं? ये दिख तो रहा नहीं बिल्कुल भी। नहीं ये मेरे साथ रहते हैं हेत पटेल तुम बताओ, तुम क्यों नहीं आए थे? और ये कल क्यों नहीं आए थे? सर को भरोसा नहीं। इनके सामने ही लगा था। हम लोग बैग लेके तैयार थे, सब आने ही वाले थे, लेकिन सर में लग गया वो। पानी लग गया। कब बारिश कोई बात। अरे 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 मैं तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। टाइप्स ऑफ रिएजेंट। पहला है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग। फाइल मतलब क्या होता है? लविंग। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन लविंग। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन होते हैं? और CH3 रेडिकल। CH3 रेडिकल। और सर और वो बी बोरॉन वाला। क्यों? सर इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ना? सो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले cations, these are electron deficient and they are called electrophile. तो बेसिकली लुईस एसिड बोलेंगे हम उनको। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन loving, this is Lewis acid. They attack at electron rich site. Cations बेसिकली क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, जैसे Cl प्लस, Br प्लस, Na2 प्लस। Neutral compounds with incomplete octet, जैसे तुम्हारा BCl3 है, KlCl3 है। Compounds with weakened D, जैसे FeCl3 है, SbCl5 है, ZnCl2 है। When an atom is attached to highly electronegative atom, यहाँ पे देखो सब लोग, जैसे तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड O है, तो नाउ ऑक्सीजन क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना? तो कार्बन क्या हो जाएगा? हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। दिस विल बी नेगेटिव। तो डबल बॉन्ड भी आ गया, तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा। जैसे इफ वी टॉक अबाउट कार्बन बॉन्डेड विद OH, तो वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। या C डबल बॉन्ड O में तो डबल बॉन्ड भी आता है। कार्बन sp2 क्या होता है? माइनस आई होता है। क्यों माइनस आई होता है? कि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। तो ऑक्सीजन भी, तो दोनों मिला के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, जैसे तुम्हारा SO3 डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। जैसे तुम्हारा PO4 है,
PO4 है ना, ठीक है, इस तरीके से CO2 है. So these are electron deficient. सर कार्बन sp2 होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन ड्यूटी करेंगे. हाँ ठीक है, वो इस तरीके से बता रहा हूँ. और डबल बॉन्ड से कैसे ऑक्सीजन की भी तो बढ़ गई ना यार, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड. तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड विल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन डबल बॉन्डेड. जब हम कार्बन sp2 की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट C डबल बॉन्ड C, है ना. C डबल बॉन्ड O तो अलग ही हो गया. Done. Yes. नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस कौन न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिच आइटम. इलेक्ट्रॉन रिच एटम बोलो ना. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को देना ही नहीं चाहेगा. वो इलेक्ट्रॉन पकड़ना चाहेगा ना, देना नहीं चाहेगा. तो अनायंस बेसिकली है ना, इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर वाले, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच. यस. ठीक. तो दे आर कॉल्ड लुईस बेस. Attack at electron deficient group. Deficient की स्पेलिंग सही है? Yes, sir. ठीक. इलेक्ट्रॉन रिच, उसमें से क्या आ गया? अनायंस आ गए. इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेसिस. OH minus, NH2 minus, CH3CO minus, F minus, Cl minus. Groups having lone pair. H2 आ गया, NH2 आ गया, ROH आ गया. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जैसे Cn माइनस है. इसमें कार्बन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव. नाइट्रोजन क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज. यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी ट्रीट हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ट्रीट. नहीं, एक मिनट. एम्बिडेंट वो नहीं होता है. एम्बिडेंट मतलब दो साइड है. तो ये NC भी बन सकता है, CN भी बन सकता है. उस तरीके से. सॉरी, मैं थोड़ा अलग ट्रैक पे चला गया. NO2 में भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. और नहीं, ऑक्सीजन के दो साइड है. नाइट्रोजन भी कर सकता है. ये NO2 माइनस हो जाएगा फिर. हाँ, अब कर सकता है. इसमें भी दो. डन. Yes, sir.
नेक्स्ट हमारा है बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। अच्छा, what is the difference between a base and a nucleophile? Base H बेस क्या करता है? plus H प्लस लेता है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देता है किसको? बेस भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, but base is being specific. It is giving electron to H plus only, acidic H plus. But whereas nucleophile it is attacking at electrophilic positions. क्या कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहा है। Although H plus is also electrophile, है ना? But एसिड के साथ हम बेस का रिएक्शन करेंगे। बेस जो है बहुत स्पेसिफिक है। वो किसको लेके जाएगा? H plus को लेके जाएगा एसिड वाले। न्यूक्लियोफाइल जो होता है स्पेसिफिक नहीं, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए बस। बेस क्या है? स्पीशीज which donate electron pairs. तो बेसिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी? जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ज्यादा होनी चाहिए। और बेस जो है जल्दी से H प्लस को कब ले पाएगा? जब बेस लेस हिंडर्ड हो, साइज का कम हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। ये दो की पॉइंट्स होते हैं बेस के लिए। लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोफाइल नाउ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसको भी चाहिए, तो तभी तो अटैक कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वीक होगी तो नहीं कर पाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। नाउ साइज इसमें क्यों मैटर करती है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स आर जनरली अनायंस, और अनायंस जो है उनका साइज जितना बड़ा होगा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। कहाँ बड़ा था? जितना बड़ा अनायन होगा उतना ही उसका चार्ज बिखरा हुआ रहेगा और उतना ही उसका टेंडेंसी टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी हायर। सी बेस जो है वो H के साथ बॉन्ड बनाने के लिए नहीं जा रहा है। बेस केवल H प्लस लेने के लिए जा रहा है, उसका एम वही है। पर न्यूक्लियोफाइल का एम वो नहीं है। न्यूक्लियोफाइल वहां पे उस कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए we are talking about its polarizability, and polarizability is directly linked with the size of an ion. The size of an ion is more, then polarizability is more. ठीक है? Yes. अच्छा, न्यूक्लियोफाइल के बारे में कुछ नहीं लिखा सर हाँ बोलो। सर न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप पे अटैक करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा उतना कम नहीं होगा। एक मिनट फिर से बोलो। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक करता है, हाँ। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो कम नहीं करेगा सर, क्योंकि उसको तो डेफिशिएंट ग्रुप चाहिए ना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या समझो? न्यूक्लियोफाइल का मतलब बताओ। वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे, मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो क्या करना चाहेगा? देना चाहिए, देना चाहेगा, राइट। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? लेना चाहिए। लेना चाहेगा, बस वही तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है ना। वो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कब बनेगा? देखो, एक तो है पुअर और अमीर वाला कॉन्सेप्ट है ना। ज्यादा पैसे हैं और ज्यादा पैसे हो जाए तो अच्छा, ज्यादा बांटेगा उसको।
तो न्यूक्लियोफाइल तो अपन क्या बताते हैं, एक तो हमारा एक आता है क्या नाम है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और फिर हाई क्लास, है ना। तो हाई क्लास वाला ज्यादा अच्छे से डोनेट करेगा ना कंपेयर टू मिडिल क्लास, वैसा ही है सीन यहाँ पे भी। न्यूक्लियोफाइल जितना ज्यादा अच्छा कब होगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा डोनेट कर पाएगा, और उतने अच्छा क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। समझ में आया कि नहीं? एनी अदर डाउट? अभी तक कोई ज्यादा कुछ हुआ भी नहीं। So let's talk about this compound. So we have HCl and we have CH3, OH minus एक यहाँ टैग कर रहा है, एक यहाँ टैग कर रहा है, ये 1 है, ये 2 है। Now tell me, 1 वाला बेस है एम्प्लीफाइड, बेस क्यों बेस है? सो 1 वाला बेस क्यों है? क्योंकि वो हाइड्रोजन को वो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन तो H ही होता है, हाइड्रोजन के पास क्यों जाएगा यार? हाइड्रोजन तो स्टेबल होता है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, हाइड्रोजन के पास क्यों जाएगा? किसके पास जाना चाहता है बेस? H प्लस, उससे वो क्या लेगा? H प्लस लेगा, है ना। नाउ दूसरा वाला सबको पता है न्यूक्लियोफाइल है, क्यों न्यूक्लियोफाइल है सुब्रमण्यम? हाँ तुम बताओ। कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक क्यों करता है? कार्बन क्या है? कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, क्यों इलेक्ट्रोन? क्लोरीन के साथ है। क्लोरीन के साथ होता है। क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, एंड कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो 2 वाला क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। 1 वाला क्या हो गया? बेस। चलो मैं एक और कंपाउंड बना दूं। This is not good. तो 1 वाले से हमें क्या मिलेगा? H2O प्लस Cl माइनस। 2 वाले के साथ हमें क्या मिलेगा? CH3OH प्लस Cl माइनस। तुमको डाउट है ना, बोलो। कोई डाउट नहीं? ठीक। नाउ एक कॉमन क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। लेट्स से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट 3 ग्रुप्स, राइट? उनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब बढ़ रही है, तुम एक बात बताओ, हाउ विल इट अफेक्ट basicity and nucleophilicity? Will they increase, or will basicity increase and nucleophilicity decrease? क्या इफेक्ट ग्रुप्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है? सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे मत बोले यार। हाँ बोलो। अच्छा पहले बताओ बेसिसिटी कम क्यों?
उससे क्या पता है, इतनी बार चीजें पढ़ा दी गई है, तुमको क्या है सबसेट्स याद होते हैं पूरा। ये जब तक याद नहीं होगा ना अच्छे से, एक के बाद एक के बाद एक के बाद रीजन क्या है, दीज आर वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग्स। बट अपन क्या है, सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला जो है जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। बट इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है। वो चाहता ही, वो अब चाहता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन जाए उससे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहता ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन उससे जाए, तो देगा क्यों? तो अगर मैं दो ग्रुप की बात कर रहा हूँ, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो बेसिक कम होगा ना, देना ही नहीं चाहेगा वो। तो सेम केस न्यूक्लियोफाइल, सी न्यूक्लियोफाइल एंड बेस का एक कॉमन क्या है, कॉमन थिंग क्या है कि दे वांट टू गिव अवे देयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो देना ही नहीं चाहेंगे तो बढ़ेगा कैसे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स वाले जो ग्रुप्स हैं तो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहते हो, तो बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी दोनों ही कम होगा ना, राइट? अपन ने कॉमन पॉइंट क्या लिखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई इलेक्ट्रॉन, उनका मेन काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। अगर वो ही कम हो गया तो कम ही हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, तो बेसिसिटी and nucleophilicity decreases across the period. इसकी बेसिस पूरे कंपाउंड ये बेस की यार, बेसिसिटी बेस की होगी ना यार, वो किसकी होगी और किसकी होगी? एलिमेंट बना बता दें तुमको, जैसे तुम्हारा CH3 माइनस है, NH2 माइनस है, OH माइनस है, F माइनस, ये सारे क्या है? इधर बेसिस और न्यूक्लियोफाइल। इनमें कंपेयर करेंगे कैसे करें? तो अक्रॉस द पीरियड हम एलिमेंट थोड़ी बना रहे। एलिमेंट बेसिकली मेन इसमें कौन है? CH3 में कौन है? कार्बन। हाइड्रोजन का थोड़ी ना कोई सपोर्ट, मतलब सपोर्ट एज इन कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये ऑर्डर किसका है? बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, देखो इनको चीजें याद नहीं रहती है, जैसे मान लो इनको चीजें एकदम प्रॉपर से एकदम पूरा उससे याद नहीं होता, लिख लिया करो अपनी लैंग्वेज में साइड बाय साइड। मैं हर बार नहीं लिखा करूंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो देना नहीं चाहेगा। इस तरीके से लिखते रहा करो साइड में, अगर किसी को ऐसी दिक्कत आती है तो क्लास में एग्जैक्टली क्या हुआ वो पूरा तुमको याद रहेगा, और वो एक बार याद हो गया तो आगे तक याद ही रहेगा। मैं ऐसे लिखता था क्लास में, काफी सारी चीजें सर बता देते हैं बट वो लिखवा नहीं पाते, मैं सारी चीजें लिखता था साइड बाय साइड, जितना टाइम मिलता था उसके हिसाब से। बोलो सर, इसको हम साइज से चेक करते हैं, साइज से मतलब कंपाउंड नहीं, सी अक्रॉस द पीरियड तुम्हारा बड़ा फैक्टर कौन सा वेरिएशन हो रहा है किसका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वेरिएशन हो रहा है। सी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 3.1 के आसपास। ऑक्सीजन का कितना होता है? 3.5। फ्लोरीन का कितना होता है? 4.5 से डिक्रीमेंट है, बहुत बड़ा डिक्रीमेंट। तुमने पीरियड टेबल में पढ़ाया था, when we talk about across the period we talk in terms of electronegativity, तभी हम चेक कर पाएंगे। डाउन द ग्रुप हम किसे देखेंगे? साइज से, शेडेड हो है ना। तो बेसिकली क्या है, तुम्हारी प्रॉपर्टीज वैरी कब करती है? जब कुछ डिफरेंस आए, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आए। ठीक है, नेक्स्ट है डाउन द ग्रुप। साइज इंक्रीजेस तो बेसिसिटी क्या होती है? एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज। इंक्रीज। यहां पे उल्टा होता है। तुमको डाउट है? बोलो, वो लिखवाया था अभी तो
F माइनस Cl माइनस Pr माइनस I माइनस, ये ऑर्डर किसका है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। सर बेसिसिटी क्यों डिक्रीज होगी? क्या? बेसिसिटी साइज के साथ क्यों डिक्रीज होगी? अभी तो बताया था। बेसिसिटी क्या होता है? बेसिकली बेस जो है वो जितना साइज का छोटा उतना अच्छा है, क्योंकि वो H प्लस को अब्सॉर्ब करने जा रहा है, H प्लस को ग्रैब करने जा रहा है बेसिकली, है ना? तो उसको अगर साइज बड़ा होगा तो स्टेरिकली हिंडर्ड होगा। ओके। मान लो एक बार हम कार्बन की बात करें और एक बार हम सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन का ऑर्बिटल भी बहुत बड़ा है। अच्छा बॉन्ड कब बनता है? जब सेम साइज वाले हो। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, चलो ये पार्ट जो है ना, पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे से मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तुम्हारे टेस्ट वगैरह में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिसिटी। छोटा सा इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है ऑफ हैलोजेंस, इनकी बात कर रहे हैं। पहला है, अच्छा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को हम पीपीएस लिखते हैं, मतलब आगे हम पीपीएस ही लिखेंगे, और एप्रोटिक को हम पीएएस लिखते हैं। पोलर प्रोटिक को पीएएस मतलब एब्रिविएशन है, पीपीएस, एनपीएएस। अच्छा, इन पीपीएस और पीपीएस दोनों में डिफरेंस होता है। दोनों ही ऑपोजिट है। अच्छा, पोलर प्रोटिक में क्या है, एक बार सुन लो, सब लोग सुन लो एक बार। पोलर प्रोटिक में क्या है, तुम्हारा जो अनायन है वो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रेट बना लेता है, सॉल्वेशन इफेक्ट हो जाता है, उसमें सॉल्वेशन हो जाता है, चारों तरफ जो है वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। मुझे बात बताओ, F माइनस को ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे I माइनस को? F माइनस को। F माइनस को। छोटा साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है ना, दोनों चीजें हैं, तो वो F माइनस को ज्यादा करेंगे। साइज बड़ा होता है, मोबिलिटी कम होती है, तो सराउंड ज्यादा करते हैं। ये तुम केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से बता रहे हो ना? एक्वस में साइज अपोजिट हो जाता है। हाँ, एक्वस होने के बाद की बात है ना वो। हम क्या बोल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल सराउंड किसको करेंगे ज्यादा, हम केवल उतनी बात कर रहे हैं, उसके बाद की बात नहीं कर रहे हैं। मोबिलिटी तो तुम कब की बात करते हो, एक्वस फेज में। एक्वस फेज में आने के लिए वाटर मॉलिक्यूल तो उसे सराउंड करना चाहिए ना, देन वी विल टॉक अबाउट एक्वस फेज एंड एक्वस फेज में कंडक्टिविटी की बात करते हैं उसके बाद, है ना? तो साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, दोनों ही बातें हैं। F माइनस टेंडेंसी की बात करें, हाँ, टेंडेंसी की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंडेंसी। तो F माइनस का टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, यस सर, है ना? तो F माइनस ज्यादा सराउंड हो जाएगा, और ज्यादा सराउंड हो जाएगा तो वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन पाएगा भाई। न्यूक्लियो अब क्या है ना, तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल देखो क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल
इज अटैकिंग एट इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन, बट न्यूक्लियोफाइल को पकड़े हुए कौन है? वाटर मॉलिक्यूल। सबसे ज्यादा किसको पकड़े हुए? F- को। तो F- जा रहा, जाने दे ही नहीं रहा, I- को जाने देगा फटाफट, क्योंकि I- उतना सराउंडेड नहीं है। पोलर प्रोटीन में तो ये बात होगी, और ये हमारा नॉर्मल हो भी जाता है। डिफरेंस कहाँ आता है? पोलर एप्रोटिक। नाउ इन पोलर एप्रोटिक हमारा जो अट्रैक्शन है, हमारा जो फोर्स है, वो हमारा डाइपोल वाला फोर्स, C डबल बॉन्ड हो, लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ C डबल बॉन्ड। तो वहां पे क्या है ना, वहां पे तुम्हारा जो फोर्स है वो डाइपोल वाला फोर्स है ना, तुम्हारा डाइपोल वाला फोर्स है और न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है ना। तो यहां पे ये I- अलग से, ये क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा, है? यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? हम कोवलेंट कैरेक्टर की बात करेंगे। पोलर एप्रोटिक में हम किसकी बात करेंगे? कोवलेंट कैरेक्टर की। तो I- का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है ना, तो वो इसके साथ ये तुम्हारा एप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ ज्यादा पोलराइज करेगा। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट I- को जाने नहीं देगा, वो F- को जाने देगा। यहाँ पे चीजें उल्टी हो गई। मैं फिर से बता रहा हूँ, एप्रोटिक वाला, प्रोटिक वाला सबको क्लियर है? दोनों अलग अलग चीजें हैं, उनको क्लब करोगे ना तो दिमाग नहीं चलेगा, उसको अलग अलग ही रहने देना। अगर ज्यादा सोचने लग जाओगे ना तो कंफ्यूज जाओगे, ज्यादा मत सोचना, पहले बता रहा हूँ। पोलर प्रोटिक समझ में आ गया, उसको अलग से समझना, पोलर एप्रोटिक को अलग से समझना, दोनों को मिक्स मत करना, नहीं तो बहुत कंफ्यूज होगा। दूसरे बहुत सारी डिटेलिंग है जो कि बहुत मुश्किल है एक क्लास में बताना। एनीवे, पोलर एप्रोटिक में क्या होता है? तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड O है, नो कार्बन क्या है? डेल्टा पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे I- जब इसके पास आएगा तो ये भी I- को सराउंड करेगा, बट I- का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, और यहाँ पे हम सिमिलर अट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं। C डबल बॉन्ड O में क्या डाइपोल है, तो यहाँ पे I- का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से I- का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, और वो ज्यादा सराउंड करेगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। उसे क्या करेगा? ज्यादा सराउंड करेगा कंपेयर टू F-, तो उसे जाने नहीं देगा। इसीलिए दोनों में इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है? हाँ बोलो। डाइपोल मतलब, अच्छा ये तो अलग हो गया, चलो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये आयन डाइपोल है। पीपीएस में क्या है? वहां पे हमारा F- का साइज छोटा है ना, F- का साइज छोटा है, और हम पोलर प्रोटीन में हाइड्रोजन प्लस की बात करते हैं, है ना। तो वो किसको ज्यादा सराउंड करेगा? H2O मॉलिक्यूल जिसका साइज छोटा है उसको ज्यादा सराउंड करेगा, उसको ज्यादा सराउंड करेगा तो उसको जाने नहीं देगा। अल्टीमेटली जिसका साइज छोटा है उसको जाने नहीं देगा, वाटर मॉलिक्यूल। F- से जाने नहीं देगा, नहीं F- क्या हो गया? कम अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो गया। यहाँ पे इन पीएस हम किसकी तरीके से देखते हैं? न्यूक्लियो क्या नाम है? पोलराइजेबिलिटी की तरीके से देखते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर की वजह से। ठीक है? वहां पे इट इज मोर लाइक आयनिक, H2O में पोलर प्रोटिक में इट इज मोर लाइक आयनिक वाला फील, यहाँ पे कोवलेंट वाला फील। इस तरीके से याद रखो, ठीक है? ये तुम्हारे उसमें आ सकता है, ये उसमें भी दिया, मिस चौहान में भी आया है इसके ऊपर क्वेश्चन, और एग्जाम में भी पूछे गए हैं, नॉट इन जेई में, नहीं तो जेई में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो इसमें छोटी साइज को क्यों ज्यादा करो? क्या इसमें छोटी सीपीएस में छोटी साइज को क्यों ज्यादा करो? तुम्हारा H2O मॉलिक्यूल भी तो छोटा है ना बेसिकली, और तुम्हारा साइज छोटा है तो क्या होता है कि तुम्हारा क्या नाम है, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरते हैं बेसिकली, और F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। चलो एक क्वेश्चन करो, मतलब ये जीओसी का ही क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ
बेसिसिटी। डन। PHO माइनस प्लस आई सर 4132 क्या बताया? 4132 फोर्स सबसे ज्यादा। आज हीत पटेल क्यों नहीं? सुबह से ही नहीं है। कल उसकी तबीयत भी डाउन लगी थी। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस आई, यहाँ पे क्या है, माइनस है या प्लस है? तुम बताओ तो ये माइनस एम या प्लस एम, पीएच ओ माइनस में पीएच का क्या लगेगा? तुम बताओ श्रेष्ठा। साहिल, हर्ष गुप्ता। पीएच का तो किस ग्रुप से अटैच होता है उससे डिसाइड होता है। यहाँ पे O माइनस से अटैच है, इसमें से माइनस है। माइनस, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि O माइनस क्या है? O माइनस या माइनस एम है। O माइनस प्लस एम है। क्यों प्लस एम है? लोन पे उसके पास लोन पे है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या देना चाहेगा, है ना? देना चाहेगा तो मतलब वो क्या हो गया, प्लस एम हो गया। पीएच जो है उसका कुछ क्या प्लस एम भी हो सकता है, माइनस एम भी हो सकता है। पीएच पीएच क्या है, डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है। ये बताओ सर माइनस एम और प्लस है क्या क्या माइनस एम भी है प्लस है। यहाँ पे थर्ड वाले प्लस है कैसे?
फिर वो CH वाला ग्रुप है, CSC तो दूर है, तो लेकिन माइनस एन ज़्यादा डोमिनेट है, लेकिन प्लस साइड भी रहेगा सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे। बहुत कम लगेगा, उसको हम नेगलेक्ट कर दे तो भी है। तो यहाँ पे माइनस एम है, यहाँ पे ज्यादा माइनस एम है। क्यों यहाँ पे ज्यादा माइनस? एंड तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलो यहाँ पे, चलो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे तो क्या उसमें है? सबसे ज्यादा होगा। बहुत अच्छा रेजोनेंस है यहाँ पे। सल्फर के 2 ऑक्सीजन खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कंपेयर टू कार्बन का तो एक ही डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे माइनस एम क्या हो गया? बहुत ज्यादा। बेसिसिटी को सपोर्ट कौन करता है? प्लस एम प्लस आई, ये सपोर्ट करते हैं बेसिसिटी। तो 1 सबसे ज्यादा, फिर 2, फिर 3। क्या क्या? क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन कहाँ से हो रहा है यार? क्या होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन? मतलब उसका कॉन्सेप्ट की दोनों तरफ रेजोनेंस करना पड़ता है। कैसे कर रहे दोनों तरफ रेजोनेंस? थर्ड में तो इसको दोनों बना के दिखाऊं तुझे? हाँ बातें मत करो, बना के दिखाऊं कैसे करेंगे? रेजोनेंस होने के बाद भी सेम कंपाउंड ही बनता है। हाँ तो रेजोनेंस हो रहा है ना, बेंजीन में तो सेम ही कंपाउंड बनता है, अलग थोड़ी बनता है उसमें। बट उसमें हो क्या रहा है? रेजोनेंस है ना। वी टॉक इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। कंपाउंड चाहे कैसा भी आ रहा हो, बोलो कैसे हो रहा है? एक ही तो है। देयर इज ओनली वन कॉन्जुगेशन विद सी डबल बॉन्ड ओ। और कॉन्जुगेशन कहां से आ रहा है? हाँ तो ठीक है, वहां पे तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट इसका 2 अपॉर्चुनिटी है ना। क्रॉस कॉन्जुगेशन में क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन बताता हूं, दोनों में डिफरेंस है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं? इस लोन पेयर का इफेक्ट देख रहे हैं। कंपेयर कैसे कर रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? इसकी अवेलेबिलिटी देख रहे हैं। ठीक है, लोन पेयर जो लोन पेयर किसी और को दे रहा है, ठीक है, किसी और को दे रहा है। ये इधर भी जा रहा है, ये इधर भी जा रहा है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सॉरी एक मिनट, एक मिनट, हम पीएच से देखते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना वो अलग अलग है। नौ यहाँ पे हम क्या देखना चाह रहे हैं? NH2 का प्लस है रिंग पे, कि रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना बढ़ रहा है। हमारा फोकस किस पे? रिंग पे फोकस है, ना कि नाइट्रोजन के लोन पेयर। हमारा फोकस किस पे? रिंग पे। यहाँ पे रिंग को एक अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका प्लस एम क्या हो गया? ज्यादा हो। बट यहाँ पे अच्छे से नहीं दे पा रहा है क्योंकि इधर जा रहा है ना। तो हम किस पे रहे? रिंग पे रहे। वेरी गुड, अच्छा हुआ ये कंफ्यूजन तुम्हारा दूर हो गया। ठीक है, हाँ बोलो। PHO माइनस इसमें बात करें, CH3CO माइनस। ये ज्यादा क्यों है PHO माइनस? PHO माइनस में तुम्हारा जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो किस पे आ रहा है? कार्बन। C में तुम्हारा नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है? ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जो है इट इज हाईली स्टेबल कंपेयर टू कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। दैट इज द ऐसे बेसिक चीजें ना, ये ध्यान रखो। केमिस्ट्री में इसी से ही दिक्कत आती है। ये चीजें समझ में आने लग गए ना तो फिर तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी भी मैं देखता हूँ
ऑलमोस्ट सभी को प्लस एम माइनस एम में अभी भी दिक्कत है। वो अच्छे से यहाँ पे चमका नहीं है, वो धीरे धीरे चमकेगा, कोई बात नहीं, टाइम लेके। अच्छा, अभी एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अभी हमने अक्रॉस द पीरियड हमने क्या बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया अक्रॉस द पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट ठीक है। चलो अब साइज जब बढ़ता है ग्रुप का तब क्या होता है, वेलोसिटी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि अगर साइज बड़ा है, जो एलिमेंट डोनेट कर रहा है अगर उसका साइज बड़ा है तो वो हाइड्रोजन के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं करेगा। बट न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हम कौन से ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जिनमें बेसिकली जैसे CH3 माइनस है, तो CH3 माइनस में कार्बन को ही हम फोकस कर रहे हैं, हाइड्रोजन तो कोई फोकस में आता ही नहीं है ना। बट अगर हम उसी कार्बन पे बहुत सारे ग्रुप्स लगा दें, बल्कि ग्रुप्स, तब हमें स्टेरिक वाला फैक्टर लेना पड़ेगा। दो चीजें हैं, एक तो तुम्हारा बेस जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो बॉन्ड बना रहा है H+ के साथ, ठीक है, एक तो हम वो केस ले रहे हैं। दूसरा केस एक ऐसा बेस जो स्टेरिकली हिंडर्ड है, बता रहा हूं, ये मेरा H+ है, मेरे पास क्या है ना ऐसा ग्रुप, ये क्या कर रहा है, इसको बेसिकली इसको ग्रैब कर रहा है H+ को। अभी है मेरे पास अच्छा, चलो ये एग्जांपल थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। एनीवे, मेरा कहने का पॉइंट ये है कि तुम्हारा बेस अगर स्टेरिकली हिंडर्ड है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तुम्हारा बेस, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा बेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, ना कि उसका साइज बड़ा है, जो एटम, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये स्टेरिकली हिंडर्ड है तो वो H+ को लेने में उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि H+ छोटा है, ये तो छोटा सा है, ये चाहे कितना ही बड़ा हो उससे इसको फर्क पड़ेगा ही नहीं। H+ को फर्क किससे पड़ेगा कि ये जो एटम है ये छोटा है या बड़ा है। ये वाली बात समझ में आई? यस सर। हाँ हाँ, CH3 वाला मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम जो पूछ रहे हो ना, कुछ भी पूछ रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, कि तुम्हारा बेस जो है यहाँ पे कार्बन है बेसिकली। वैसे तो पूरा ग्रुप को ही हम बेस बोलते हैं, पूरा ग्रुप ही बेस है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है हम उसके साइज पे फोकस करेंगे, ना कि उसके साथ क्या अटैच है हम उस पर फोकस नहीं करेंगे बेस पे। क्यों? क्योंकि H+ को फर्क ही नहीं पड़ता, ये H+ छोटा सा है। H+ को मतलब किससे है? H+ को मतलब उस एटम से है जिसमें नेगेटिव चार्ज है, ना कि उसके साथ क्या अटैच है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? अब दूसरी बात ध्यान से, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। यहां मेरा न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक कर रहा है। अब मुझे बताओ कि न्यूक्लियोफाइल जो है, पहले तो हमने I- की बात कर ली, पोलराइजेबिलिटी की बात कर ली, वो केस अलग। अब मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा इफ योर न्यूक्लियोफाइल इज स्टेरिकली हिंडर्ड और नॉट? क्यों? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा कंपाउंड है भाई। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये आ रहा है प्लस बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को लेके, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? So nucleophile is not supposed to be sterically hindered when attacking at electrophilic position, where base can be sterically hindered while attacking at H+. ये वाली बात समझ में आई? यस सर। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज थी। अब
अच्छा ऑनलाइन वाला तुमको समझ में आया ना? यस सर। यस यस सर। पता है, अगर पीछे वाला भी कुछ बात करता है ना तो वो भी यहाँ पे सुनाई दे। मैं बता रहा हूँ टीचर को सब पता रहता है कौन क्या बात कर रहा है, चाहे वो कैसे घुसफुसा रहे हो ना तब भी वो सुनाई देता है। हिंड्रेंस की स्पेलिंग क्या होती है? हिंड्रेंस एक जन बताओ, बोलो दर्पण की। क्या दर्पण का? नहीं अच्छी है दर्पण की इंग्लिश। मार्क्स तो पूछे नहीं यार मैंने। लिख लो साथ साथ। सर हाँ बोलो। सर अगर इलेक्ट्रोफाइल की साइज ज़्यादा बड़ी नहीं हुई फिर? उसकी बात हम बाद में करेंगे ना, अभी हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे। अभी हम न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी बस उस पर ही फोकस कर रहे हैं, जहां पे वो अटैक कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम।
ये चेक कर रहे हो क्या? तुम्हें को सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? मुझे भी सुनाई दे रहा न्यूक्लियर पर हमेशा कार्बन पे ही अटैक करेगा। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं ना, जनरली कार्बन पे। तो अब से तुम डेली आओगे ना, ऑफलाइन कैसे बोलेंगे, ऑनलाइन कंपैरिजन। तो तुम आओगे ना डेली? यस। इस बीच बीच में बोला मत मारा करो। भाई कंट्रोल योर इमोशंस। अरे अच्छा मुझे एक बात बताओ। अरे बस मुझे बताओ, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो है, क्या वो बेस अच्छा बेस होगा या अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? अच्छा बेस हो। इधर कोई जवाब देता ही नहीं यार, इसलिए लगता है। बोलो यार कुछ, यार एक सिपला तुम सबसे होशियार हो यार, बोलो। नहीं हो? अभी तो जितना बड़ा उसमें तो बोलो यार कुछ। क्यों? इससे पहले वाला पार्ट ये सब समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ऑलमोस्ट समझ में आया तो फिर ये होना चाहिए। अमर तुमको समझ में आया? बताओ ये क्या है, बेस है या न्यूक्लियोफाइल? क्यों बेस क्यों होगा? चलेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो चलेगा, बट न्यूक्लियोफाइल को नहीं चलेगा। नहीं तो बताया। तो ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो है ना, बहुत ही अच्छा बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जैसे H+ दिखता है वो ग्राफ कर लेता है। ये आगे अभी तो इमीडिएटली काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट जो बताया ना मैंने, इमीडिएटली काम नहीं आएगा, ये बाद में काम आएगा। ये सब चीजें जब तुम मैकेनिज्म की बातें करोगे ना, तो मैकेनिज्म में क्या होता है, तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि न्यूक्लियोफाइल रिलेटेड है या बेस रिलेटेड है। लेट्स से काफी सारे एसिड्स हैं, तो बेस जो है वो कौन से एसिड को लेके जाएगा, कौन से H+ को लेके जाएगा, है ना? कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा वीक बेस है, ये सारी चीजें मैकेनिज्म में काम आएंगी। तो ये सब चीजें काम में आएंगी कि ये क्या है, सिंस यहाँ पे स्टेरिक क्राउड है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अच्छा बेस है। तुम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बट पुअर न्यूक्लियोफाइल। देखो ऑल्दो यहाँ पे प्लस आई भी लग रहा है। यस सर। प्लस आई से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी के फेवर में भी है, बट इतना स्टेरिकली क्राउडेड है कि फेवर की वजह ज्यादा नुकसान कर देगा। हाँ, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए ओवरऑल ठीक है। अच्छा अभी मेरे पास एक ये CH3, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। तो तुम्हें बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर 2 और 1 में, एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो 2 वाला ज्यादा होगा और इसके लिए 1 वाला ज्यादा। सिंपल है, ये मैंने करा दिया, अगर तुम्हें याद रहे चीज। ठीक, डन। अच्छा अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली एक ग्रुप हटा के दूसरा ग्रुप लगा दो, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक तो अटैक
किसका हो रहा है ना, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रुप हट रहा है उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। जो ग्रुप हट रहा है उसको क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप जल्दी से जल्दी निकलना चाहता है है ना, उस पे भी डिपेंड करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कैसी है, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कैसी है, या फिर जो ग्रुप निकलने वाला है वो जल्दी निकलना चाहता है या नहीं, है ना, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। तो अब हम बात करेंगे लिविंग ग्रुप के बारे में। हाँ बोलो। तो यहाँ पे बेसिसिटी में 1 ग्रेटर से 2 तो क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा है, 1 या 2? 1 क्यों ज्यादा ज्यादा? क्या बल्कि ग्रुप, तो उससे क्या वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड देंगे क्योंकि वो प्लस आई है। तो पहले वाले में 3 प्लस आई है, दूसरे वाले में 1 प्लस आई है। नेक्स्ट है तुम्हारा तो तुम्हारे पास है RX न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे बन रहा है RMU। ये कौन सी रिएक्शन है? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तभी हम बात करेंगे इसकी, अदरवाइज नहीं बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये क्या है? ये है लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है? विच डिपार्ट्स फ्रॉम सबस्ट्रेट अच्छा ये x जो है वो बेसिकली x माइनस में निकलेगा, तभी तो न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैच होगा। सी R प्लस आएगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैच होगा, R प्लस आएगा तो x को क्या होना पड़ेगा? तो लिविंग ग्रुप जनरली क्या होता है? कंजुगेट बेस बोलते हैं। अच्छा अभी लिविंग ग्रुप एबिलिटी डिसाइड करनी है। तुम मुझे बात बताओ कि स्ट्रॉन्ग बेस इन जनरल, your living groups are basically bases, either it will be weak base or a strong base. Now strong base ज्यादा अच्छा बॉन्ड बनाएगा या weak base? weak base. weak base strong का मतलब strong है। strong का मतलब strong है, तो strong base है। इसका मतलब ही क्या रहा है? मुझे लगा सब लोग साथ में बोलेंगे, मुझे लगा सबको पता है, ये तो आना ही नहीं चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बेस जनरली मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, है ना? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो जल्दी से टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है? पुअर लिविंग। तो स्ट्रॉन्ग सो ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि स्ट्रॉन्ग बेसिस आर पुअर लिविंग ग्रुप and weak bases are good. ठीक है, तो हमें बेसिकली अगर लिविंग ग्रुप एबिलिटी देखनी है तो हम किससे फोकस करेंगे? बेसिस। तो इसकी भी बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो हम डिस्कस करते हैं, लिख लो।
तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वीक बेस कौन सा? भाई ये तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है ये? तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी ये भी मैटर करता है। लिविंग ग्रुप एबिलिटी चेक करनी है इनमें से। सर 2341 CS3 लिविंग ग्रुप एबिलिटी का कैसे निकालेंगे? पहले तो बेसिसिटी का ऑर्डर निकालो, उसका ऑपोजिट क्या होगा? लिविंग बेसिसिटी का ऑर्डर निकालो पहले। माइनस डन। अरे यहाँ पे क्या है? क्या ये माइनस है ना? और प्लस आई वाला तो बेस अच्छा होगा। तो सबसे कम अच्छा बेस कौन सा होगा? पहला वाला, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला। वो सिंपल था। अच्छा, कुछ पुअर लिविंग ग्रुप्स होते हैं, उनको हम गुड लिविंग ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आगे काम आएगा ये, जैसे ROH।
अब OH अच्छा लिविंग ग्रुप थोड़ी ना है। OH जो है वो कार्बन का बॉन्ड तोड़ के थोड़ी ना जाएगा ना? और वो 26 भी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिएक्ट करा रहा हूँ H+, ये अच्छा बेस है, वो H2+ में कन्वर्ट हो गया। मैं एक बार थोड़ा सा और अच्छे से बता रहा हूँ। लोन पेयर इसने क्या कर दिया, इसको दे दिया, यहाँ पे क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तुम एक बात बताओ, ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया? एक तो OH है, OH क्या है, अच्छा बेस है, लोन पेयर है उसके पास। OH2+ के पास क्या है, कुछ नहीं है, तो बेस ही नहीं है, वो तो बहुत ही एकदम वीक बेस कैटेगरी में आ गया। अगर हम वो सबको बेसिस मान लें तो उसमें लास्ट में पहुंचे कटायन है ही नहीं, तो ये क्या है, गुड लिविंग। बाहर निकल गया बनेगा H2O, स्टेबल तो होगा। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है ना, वो इससे भी चेक की जाती है कि वो बाहर निकल के स्टेबल हो जाए। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स हैं, हम डिपेंड करेगा सिचुएशन बेसिस पे कि हम कौन सा फैक्टर यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। तो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री OH जो है वो डायरेक्टली लीव कभी करेगा ही नहीं। हम क्या करेंगे, उसे एसिडिक मीडियम में डालेंगे, H2O+ बनाएंगे और फिर निकालेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये टूट जाता है R+, ऐसे। ठीक है, जैसे तुम्हारा RNH2 है। अच्छा, ये रिएक्शन जो है वो अभी तो याद कर लो, ये बनाता है RN2+, पता नहीं बताया था नहीं बताया था, डाइजोनियम बताया, डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये क्या है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है N2+। क्यों, यहाँ से क्या बनेगा, कितना था स्टेबल है N2 ना, तो जल्दी से जल्दी निकलना चाहेगा। ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। अच्छा ठीक है, यही तुम्हारा ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी वाला क्वेश्चन हो गया। और यार मैंने सोचा था आज मैं काफी कुछ करा दूंगा, ठीक है, नहीं मैं सोच रहा ऐसे भी करा दूंगा। ठीक है चलो।